चलिए जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। हिस्ट्री क्लास लाइव हो चुका है और लास्ट क्लास में हमने जहाँ तक पढ़ाई किया था इससे आगे आज हम लोग जानेंगे, जिसमें कि मैंने बताया था कि 1221 में ही हुआ था इन्वीजन ऑफ जंगेज खान या चंगेज खान का आक्रमण भारत पर। और आज के क्लास में हम लोग यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि चंगेज खान के बारे में सबसे पहले शुरुआत करेंगे और पढ़ेंगे। आप लोगों का क्लास कैसा चल रहा है आप लोग कमेंट करके बताते रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग चंगेज खान से। चंगेज खान जो कि एक मंगोलॉइड रूलर हुआ करता था, मंगोल का शासक हुआ करता था चंगेज खान। मंगोलॉइड्स, तो फर्स्ट मंगोलॉइड्स अटैक भी यही माना जाता है 1221 में, जिसमें भारत पर आक्रमण किया। भारत आए, चंगेज खान का आक्रमण कहलाता है। जानेंगे कैसे आक्रमण हुआ, क्या आक्रमण किया और आक्रमण के बाद क्या कंक्लूजन हुआ, रिजल्ट निकला, कैसे आक्रमण होता है, सारी घटनाओं की जानकारी आपको अभी दी जाएगी। मंगोलिया, अगर बात करें कि ये जो मंगोल है या मंगोलिया, ये एक जगह है जो कि चाइना के ऊपर और रसिया के नीचे है, जिसे कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। मंगोलॉइड्स या मंगोल कहलाता है। तो आपसे अगर आपको जियोग्राफिकली पूछा जाए कि मंगोलिया कहाँ है, तो चाइना के ऊपर और रसिया के नीचे एक कोल्ड डेजर्ट है, इसी को हम लोग मंगोलिया कहते हैं। अगर बात किया जाए चंगेज खान, तो एशिया का सबसे बदनाम रूलर ही कौन कहलाता है? चंगेज खान कहलाता है। और इतना बदनाम कि यहाँ की जनता भी इसे बिल्कुल पसंद नहीं किया करती थी, और ये भली भांति जानता था इस बात को कि जनता मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, वो मुझसे नफरत करती है। और इसलिए ये जानता था कि मरने के बाद हमारे डेड बॉडीज तक को भी नहीं छोड़ा जाएगा। और यही कारण था कि इन्होंने अपने सेनापति को आदेश दिलवा दिया कि मेरे मरने के बाद आप, जब वो लोग दफना कर मेरी बॉडी को आ रहे होंगे तो सबको मार देना, ताकि मेरी कब्र का किसी को पता ना चल पाए। मतलब सेनापति को पहले ही आदेश दे दिया कि जो लोग मुझे दफनाने जाएंगे वो वापस नहीं आने चाहिए। और ठीक ऐसा ही हुआ, सेनापति ने इनके आदेश को माना। और इतिहास का एक ऐसा शासक कहलाता है आपका चंगेज खान, जिसकी की कब्र का आज तक किसी को पता नहीं चल पाया है। यानी इसका कब्र कहां पर बना है ये कोई नहीं जानता। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपकी नजर में, याद रखिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि आखिर चंगेज खान का या फिर ऐसा ऐतिहासिक कौन सा शासक है इतिहास में जिसका कि ग्रेव का, कब्र का पता आज तक नहीं लग पाया है। चलिए साहब, तो सवाल मन में आपका फिर से उठता होगा, आखिर चंगेज खान भारत क्यों आया? भारत आने की नौबत इसे क्यों पड़ी? चंगेज खान का ही एक छोटा भाई हुआ करता था जिसका नाम था जलालुद्दीन मंगवर्नी। लुद्दीन मंगवर्नी, माफ कीजिएगा, इसका ही एक छोटा भाई हुआ करता था चंगेज खान का ही एक छोटा भाई हुआ करता था जिसकी की हत्या कर दी गई थी जलालुद्दीन मंगवर्नी के द्वारा। छोटे भाई की हत्या कर दी थी किसके द्वारा?
जलालुद्दीन मंगबरनी के द्वारा, जलालुद्दीन मंगबरनी के द्वारा। तो और जब ये इन्होंने हत्या कर दिया तो उसके बाद ये भारत भाग कर आ गया था, और इसका पीछा करते करते चंगेज खान भी भारत तक आया और अपने छोटे भाई का की हत्या का बदला लेने के लिए ये खोजते हुए जलालुद्दीन मंगबरनी को ये भी भारत आ गया। और उस वक्त भारत पर शासन कर रहा था इल्तुतमिश, तो इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भारत आया। और जब ये बात इल्तुतमिश को खबर मिली कि जलालुद्दीन मंगबरनी भारत आया, तो इधर इल्तुतमिश को भी ये बात का खबर मिला। तब जब इन्होंने जलालुद्दीन मंगबरनी ने इल्तुतमिश को खबर भिजवाया कि मुझे बचा लीजिए चंगेज खान से, और चंगेज खान ने भी इल्तुतमिश को धमकी दे डाली कि अगर आपने जलालुद्दीन मंगबरनी की सहायता की है, किसी भी प्रकार से मदद किया है, तो जलालुद्दीन मंगबरनी तो मारा ही जाएगा, साथ में आप भी फंस जाओगे और आपकी भी हत्या हो सकती है, यानी आपको भी नहीं बख्शा जाएगा। तो इस बात से डर करके अब बीच मझधार में फंस गया इल्तुतमिश। और आपके चंगेज खान ने यह बात भी वादा किया था कि अगर आपने इसकी मदद नहीं की तो ये तो मारा ही जाएगा, लेकिन इसके मारने के बाद, इसकी हत्या के बाद मैं भारत पर आक्रमण नहीं करूंगा और मैं वापस लौट जाऊंगा। तो इधर इसने भी मदद मांग ली और इधर चंगेज खान ने भी धमकी दे डाली, तो धर्म संकट में पड़ गया इल्तुतमिश। और इसने सूझबूझ से काम लिया और इल्तुतमिश की ही समझदारी के कारण मंगोल के आक्रमण से भारत बच गया। मतलब इन्होंने जलालुद्दीन मंगबरनी की मदद नहीं की, और यही ऐसा ही हुआ जब इन्होंने इसकी हत्या कर दी चंगेज खान ने, तो वो हत्या करके वापस लौट गया और एक बहुत ही भीषण मंगोल के आक्रमण से भारत बच गया। इसलिए हम कहते हैं चंगेज खान ने भारत में आक्रमण किया, भारत पर आक्रमण नहीं किया। मतलब भारत में आकर आक्रमण किया लेकिन भारत पर अटैक नहीं किया, क्योंकि इल्तुतमिश की साझेदारी के कारण। तो यह एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी, जो कि इल्तुतमिश के ही शासनकाल में घटना घटित हुई थी 1221 ईस्वी में। याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इल्तुतमिश ने ही अपने शासनकाल में चलवाए थे सिल्वर कॉइन्स और कॉपर कॉइन्स। इल्तुतमिश के द्वारा ही चलवाया गया था सिल्वर कॉइन्स और कॉपर कॉइन्स। याद रखिएगा। इसके बाद 2 कॉइन्स सिक्के चलवाए थे, सिल्वर कॉइन्स एंड कॉपर कॉइन्स। चांदी के सिक्के व तांबे का सिक्का, चांदी का सिक्का और तांबे का सिक्का। इसे जो सिल्वर कॉइन्स है, इसे ही कहा जाता है टंका या टका। टंका या टाका। और इसे कहा जाता है जीतल। तो इल्तुतमिश ने ही अपने शासनकाल में चलवाया था सिल्वर कॉइन्स, जिसे कि कहा जाता है टंका या टका, और कॉपर कॉइन्स, जिसका कि नाम कहा जाता है जीतल। तो याद रखिएगा, he started the system of तुर्क ए जहान। अगर बात किया जाए, एक सेकेंड, टंका या टका जो होता है, ये आज भी बांग्लादेश का सिक्का है।
नेम ऑफ द करेंसी ऑफ बांग्लादेश, आज भी टंका या टका बांग्लादेश का सिक्का है जहां चलता है। तो इसके बाद अगला पॉइंट लिखते जाइएगा। ही स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ तुर्क ए चहलगानी, इन्होंने ही तुर्क ए चहलगानी या दल चालीसा सिस्टम का स्टार्टिंग किया था। तुर्क ए चहलगानी, तुर्क ए चहलगानी, इन्होंने स्टार्ट किया था तुर्क ए चहलगानी, या इसे ही कहा जाता है दल चालीसा। ध्यान से समझिएगा, दल चालीसा या तुर्क ए चहलगानी किसको कहा जाता है? हजारों गुलाम में से खास 40 नियुक्त किया गया था, जिसे दल चालीसा का मेंबर कहा जाता है, या जिसे ही दल चालीसा कहा जाता था, जिसका कि नाम तुर्क ए चहलगानी रखा गया था। ऐसा खुद को मजबूत बनाने के लिए इल्तुतमिश ने करवाया था, मतलब अपने आप को मजबूत रखने के लिए इल्तुतमिश ने यह प्रथा शुरुआत की थी, दल चालीसा का शुरुआत किया। इसी 40 में एक था बलबन, गियासुद्दीन मोहम्मद बलबन के नाम से आगे चल के शासक भी बनेगा और बहुत ही चालाक शासक बनेगा, जो लंबे समय तक शासन करता है हिंदुस्तान की दिल्ली सल्तनत पर। तो इस 40 में ही एक था बलबन, इसका भी नाम दल चालीसा में स्टार्ट किया गया था, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। इसके बाद ही ऑल्सो स्टार्टेड द इक्ता सिस्टम, इन्होंने ही अगला पॉइंट लिखिएगा, इक्ता सिस्टम का स्टार्ट किया था। ही ऑल्सो स्टार्टेड इक्ता सिस्टम, इक्ता प्रथा की शुरुआत भी इल्तुतमिश के ही द्वारा किया गया था। इसके शासन में सैलरी नहीं देते थे, किसी भी सेनाओं को सैलरी नहीं दी जाती थी, बल्कि युद्ध में लूटे गए संपत्ति और जमीन ही सेना नायकों में बांट दिया जाता था, और युद्ध में दिए जाने वाले प्रोविंस या प्रांत को ही, जो युद्ध में लूटी गई जमीन होती थी, प्रांत हुआ करता था, वही जब किसी को दिया जाता था सेना नायकों को, तो उसे ही कहा जाता है आपका प्रोविंस या फिर इक्ता, इसी को हम लोग कहते हैं इक्ता। और ये सिस्टम स्टार्ट इसके द्वारा किया गया था, और यही प्रथा पूरी कहलाती है इक्ता प्रथा या इक्तेदारी। जो व्यक्ति को ये दिया जाता है, उस पर्सन को नाम दिया जाता है इक्तेदार। इक्तेदार, ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को, आगे चल के बहुत ज्यादा यूज होने जा रहा है इस वर्ड का। तो जिस व्यक्ति को प्रांत दिया जाता था वही कहलाता है प्रोविंस हेड या फिर इक्तेदार, उसी को कहते थे। उस प्रांत से वसूला जाने वाला टैक्स उस इक्तेदार की, जिस प्रांत से, जो प्रांत इस इक्तेदार को दिया जाता था, उस प्रांत से वसूला जाने वाला टैक्स ही इक्तेदारी सिस्टम के अंतर्गत आता है, इक्तेदारी सिस्टम कहलाती है। तो ऐसा प्रांत जो युद्ध में लूटा गया होता था, किसी को दिया जाता था, उसको इक्तेदार कहते थे, और इक्तेदार से जो टैक्स वसूला जाता था वही उसका क्या कहलाता है, वही सिस्टम क्या कहलाता है, इक्तेदारी सिस्टम कहलाता है। इसके बाद 1229 ईस्वी में 1229 में ही कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया कब? 1229 ईस्वी में, याद रखिएगा ये पॉइंट। 1229 में he completed the construction of कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स का निर्माण कंप्लीट करवाया, पूरा करवाया। और इसी वर्ष इन्होंने
कैपिटल लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। मतलब इल्तुतमिश ने ही अपना शासन, कैपिटल, राजधानी स्थानांतरित किया कहां? लाहौर टू दिल्ली। He shifted his capital from Lahore to Delhi। मतलब इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। किस वर्ष? 1229 ईस्वी में। He shifted his capital from Lahore to Delhi। गुलाम वंश का दूसरा कैपिटल, अगर पूछा जाएगा आपसे सवाल में कि गुलाम वंश का दूसरा कैपिटल या राजधानी, दूसरी राजधानी कहाँ है, तो आप बोलिएगा दिल्ली। पहली राजधानी लाहौर और दूसरी राजधानी कहाँ बनी? दिल्ली बनी थी। चलिए, इसके बाद इल्तुतमिश के हुआ करते थे 4 बेटे, लेकिन चारों के चारों बेहद अयोग्य और नालायक माने जाते थे। इसलिए वे चाहते थे कि मरने के बाद किसी भी बेटे को शासक नहीं बनाया जाए। मतलब इल्तुतमिश का चारों बेटा नालायक हुआ करता था और ये चाहते थे कि वो किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाए, क्योंकि कालिंजर के एक युद्ध के अभियान के दौरान इसके चारों बेटे ने विफलता लेकर आया था। मतलब असफल होकर आए थे, विफल होकर आए थे, विफल साबित हुए थे। और इस अभियान को सफल उसी की एक बेटी, जिसका नाम रजिया सुल्तान के नाम से प्रसिद्ध हुई थी भारतीय इतिहास में, तो जिसका कि नाम रजिया हुआ करता था, उसी की एक बेटी ने इस कालिंजर अभियान को प्रसिद्ध किया था, यानी सफल बनाया था। और इसलिए वे चाहते थे कि मेरे मृत्यु के बाद अगला जो शासक यानी मेरा जो उत्तराधिकारी बने वो मेरा बेटा नहीं बल्कि मेरी बेटी बने, यानी रजिया बने। तो ठीक ऐसा ही हुआ 1236 ईस्वी में। ध्यान से देखिएगा, इल्तुतमिश डाइड, लिख लीजिएगा, इल्तुतमिश डाइड, मतलब इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। अब जब इसकी मृत्यु हो गई तो बात उठेगा कि टॉम्ब इसका कहां बनाया गया है? टॉम्ब, मकबरा इसका है कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में। मतलब इसका कब्र कहां बनाया गया है? कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में बनाया गया है। इन्होंने घोषणा किया था कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटे को नहीं बल्कि मेरी बेटी को अगला शासक बनाया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब इसकी मृत्यु हो गई तो ये ऐसा नहीं हो सका था जैसा इन्होंने घोषणा किया था। 1236 ईस्वी में रुकनुद्दीन फिरोज शाह पिता की मर्जी के खिलाफ दिल्ली की गद्दी पर अपनी मर्जी से बैठ गया। चलिए जी देखते हैं, यहां तक नोट कर लीजिएगा। भारतीय इतिहास में हम लोग को कहानियां बहुत ज्यादा देखने मिल रही है। मजेदार बात यह है कि इसमें आपसी युद्ध को देखने के लिए बहुत ज्यादा कुछ मिलता है, आपको बहुत कुछ सीखने मिल सकता है। ध्यान से देखिएगा। तो अपनी पिता की मर्जी के खिलाफ 1236 ईस्वी में ही इसी का एक बड़ा बेटा हुआ करता था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। मैं हिंदी नाम नहीं लिख रहा हूं, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, आप नोट करते चलिएगा। हिंदी मीडियम वाले रुकनुद्दीन फिरोज शाह खुद से लिख सकते हैं। मैंने स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन आपको, माफ कीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन आपको कर दिया है, उच्चारण आपको बता दिया है रुकनुद्दीन फिरोज शाह का। कुछ मेहनत खुद से भी करनी चाहिए, उंगलियां चलेंगी तो आपके यादाश्त की ग्रंथियां भी विकसित होती चली जाएंगी। चलिए देखते हैं। तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह अपने पिता की मर्जी के खिलाफ दिल्ली की गद्दी पर अपनी मर्जी से बैठ गया, लेकिन
रजिया को रुकनुद्दीन फिरोज शाह की गद्दी पर बैठना बिल्कुल रास नहीं आया, पचा नहीं, हजम नहीं हुआ और रजिया ने लाल वस्त्र धारण करके दिल्ली की जनता के पास चली गई। अब ये लाल वस्त्र ही क्यों पहनी भैया, सवाल तो उठेगा। जनता ने रजिया से कहा कि मेरे पिता ने मुझे अगला शासक बनाया है, अगला उत्तराधिकारी घोषित किया है, आप जनता है, आप ही मेरा सिंहासन मुझे वापस दिलवा सकते हैं। और लाल वस्त्र क्यों पहनी? क्योंकि इल्तुतमिश के शासनकाल में प्रथा थी, जिन्हें न्याय यानी कि जस्टिस चाहिए होता था वो लाल वस्त्र पहन करके जा सकता है। और लाल वस्त्र धारण करने का ही मतलब होता है कि न्याय की गुहार लगाना, न्याय के लिए आवाज उठाना। तो दिल्ली की जनता ने रजिया की मदद की और अपने बड़े भाई की हत्या करवा दी। मतलब जनता की ही मदद से इन्होंने अपने ही बड़े भाई रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या करवा दी और खुद दिल्ली पर शासन किया और अगली सुल्तान बनकर उभरी, जिसका कि नाम है रजिया सुल्तान। तो अगला जो शासन के लिए बनता है, शासक बना, वो बनता है, ध्यान से देखिएगा, हेडलाइन दीजिएगा अपना, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान रजिया सुल्तान अगला हेडलाइन दीजिएगा, 1236 से लेकर के 1240 तक का शासनकाल। किसका है? रजिया सुल्तान का। पहला ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे लिखेगा, फर्स्ट एंड ओनली फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। फर्स्ट एंड ओनली फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की पहली व एकमात्र महिला शासक। दिल्ली सल्तनत की पहली व एकमात्र महिला शासक ही कौन कहलाती है? रजिया सुल्तान कहलाती है। उस समय महिलाओं को तो पर्दा प्रथा में रहना पड़ता था, लेकिन रजिया कभी भी पर्दा में नहीं रहती थी, बल्कि हमेशा सर पर टोपी पहना करती थी और मर्दों की पोशाक पहनकर कोर्ट में जाकर न्याय करती थी। इसलिए दिल्ली की जनता इन्हें रजिया बेगम नहीं बल्कि रजिया सुल्तान कहा करते थे। रजिया की मदद अमीरों ने की थी। भाई हम सभी जानते हैं कि इस भाई को मारने में और इतनी बड़े युद्ध को जीतने में, दिल्ली की गद्दी को प्राप्त करने में इसकी मदद अमीर लोगों ने ही की थी। वहां के बिजनेस व्यापारियों ने, बिजनेसमैन लोगों ने किया था। लेकिन औरत का शासन काल किसी को हजम नहीं हो रहा था। सभी उसकी हत्या करवाकर बहरम शाह को अगला शासक बनाना चाहते थे। मतलब महिलाओं का शासन करना इन सभी को, वहां की जनता को हजम नहीं हो रहा था, इसलिए वो उसकी हत्या करवाकर बहराम शाह को अगला शासक बनाना चाहते थे। और दल चालीसा के 40 मेंबर बहराम शाह के लिए ही काम किया करते थे भाई, क्योंकि वो सारे 40 के 40 मेंबर थे तो आखिर एक मर्द ही। लेकिन रजिया का विश्वास पात्र लोग 2 हुआ करते थे, यानी कि दल चालीसा के जितने भी मेंबर हुआ करते थे वो रजिया सुल्तान के लिए नहीं बल्कि बहराम शाह के लिए काम किया करते थे। और लेकिन रजिया सुल्तान का 2 सबसे खास आदमी था,
विश्वास पात्र व्यक्ति था जिसका नाम था ऐक्तगीन और अल्तुनिया। मतलब इसके दो सबसे खास विश्वास पात्र थे, ऐक्तगीन और अल्तुनिया। ऐतगीन और अल्तुनिया। ऐतगीन इक्तेदार हुआ करता था बदायूं का और अल्तुनिया हुआ करता था भटिंडा का। मतलब ये इक्तेदार था और ये इक्तेदार हुआ करता था भटिंडा पंजाब का। भटिंडा जो कि कहाँ है, पंजाब में है। और अल्तुनिया ही रजिया सुल्तान का बचपन का साथी भी हुआ करता था, चाइल्डहुड फ्रेंड कहलाता है। और इसका लवर भी कहलाता है। कौन? अल्तुनिया। रजिया का पतन आखिर तब शुरू हुआ जब उसका प्रेमी बना याकूत खान। मतलब अल्तुनिया इसका बचपन का फ्रेंड हुआ करता था और अंदर ही अंदर इससे प्रेम भी किया करता था, लेकिन इसका पतन तब शुरू हुआ रजिया सुल्तान का जब इसका ही एक प्रेमी बना याकूत खान। याकूत खान इल्तुतमिश के शासनकाल से, अब समझिएगा याकूत खान कौन था। इसका ही एक लवर बना याकूत खान। तो इल्तुतमिश के शासनकाल में दिल्ली आया था जो कि एक अब्सीनियाई हब्सी हुआ करता था याकूत खान। शुरुआत में यह दिल्ली सल्तनत का खानसामा हुआ करता था, लेकिन सेवा से प्रभावित करके इल्तुतमिश की घुड़सवारी का और उसके घोड़े का रखरखाव करने लगा याकूत खान। और जब वो घोड़े पर बैठता था तो अपने ही हाथों से उठा करके इल्तुतमिश को घोड़े पर बिठाया करता था याकूत खान। और इल्तुतमिश के बाद यही काम रजिया सुल्तान के लिए करने लगा और धीरे धीरे रजिया सुल्तान से ही उसे मोहब्बत हो गई। और इसके बाद रजिया सुल्तान ने इसे एक महत्वपूर्ण पद दे दिया, एक इंपॉर्टेंट पोस्ट दे दिया जिसे अमीर आखूर कहा जाता है। तो यानी याकूत खान को इसके बाद अमीर आखूर का पद दे दिया। अमीर आखूर, अब ये होता क्या है? अमीर आखूर का पद दे दिया। अमीर आखूर यानी कि शाही अश्वशाला का प्रधान, हेड ऑफ दैट अस्तबल कह सकते हो कि अस्तबल का जो शाही अश्वशाला होता था अस्तबल, उसका हेड हुआ करता था जिसे कि अमीर आखूर कहा जाता है। तो इतिहासकार कहते हैं कि इस छोटे वर्ग तबके में मोहब्बत करना ना तो लोगों को पसंद आई और ना ही मंत्रिमंडल को। मतलब इस याकूत खान से मोहब्बत करना वहां की जनता को भी पसंद नहीं आई और मंत्रिमंडल को भी ये बात रास नहीं आई। और इसके बाद सबसे पहला जो विद्रोह हुआ, रिवोल्ट हुआ, पंजाब से हुआ, क्योंकि वहां रजिया का पुराना लवर हुआ करता था अल्तुनिया। तो पंजाब में यहीं भटिंडा पर इक्तेदार हुआ करता था अल्तुनिया
और यहीं से पहला रिवोल्ट जो करवाया गया था, फर्स्ट रिवोल्ट करवाया था किसने? अल्तुनिया ने। और इसके बाद क्योंकि अल्तुनिया को जैसे ही ये बात खबर मिली कि रजिया सुल्तान याकूत खान से प्रेम संबंध में आ चुकी है, तो ये बात बिल्कुल भी इसे हजम नहीं हुई, क्योंकि भाई बचपन का साथी था, भंवरे ने फूल खिलाया फूल और उस फूल को ले गया राजकुमार। तो ये बात तो बिल्कुल भी जम नहीं रही थी, और इस कारण से 1240 में ही हुआ था रिवोल्ट ऑफ अल्तुनिया। तो पहला जो रिवोल्ट हुआ था 1240 में, जिसे हम लोग कहते हैं रिवोल्ट ऑफ अल्तुनिया, अल्तुनिया का विद्रोह। और इन्होंने खुद को पंजाब का स्वतंत्र शासक घोषित किया। और यहां से याकूत खान व रजिया की सेना अल्तुनिया से भिड़ने चली गई। याकूत खान की सेना पहुंची और उधर रजिया से लड़ने के लिए अपनी सेना लेकर के अल्तुनिया निकला पंजाब से, और अपना पंजाब को स्वतंत्र शासक घोषित किया। किन्होंने? अल्तुनिया ने। इसके बाद अल्तुनिया की सेना ताकतवर होने के कारण जीत गई, रजिया की सुल्तान हार गई और याकूत खान की हत्या कर दी गई। जैसे ही हारा, इधर अपनी सेना लेकर के बढ़ा अल्तुनिया, और उधर से रजिया सुल्तान और अल्तुनिया अपनी अपनी सेना को लेकर के आगे आया। और चूंकि इसकी सेना मजबूत थी, अल्तुनिया की सेना मजबूत थी, इसलिए ये दोनों हार गए, और हारते ही याकूत खान की सबसे पहले हत्या कर दी गई। तो और जब हत्या हो गई, उसके बाद रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया गया। और रजिया के बंदी बनते ही बहराम शाह इधर खुश हो गया, और जैसे ही इधर रजिया सुल्तान बंदी बनी, बस बहराम शाह उधर गद्दी पर बैठ गया। यानी कि 1240 में ही बहराम शाह गद्दी पर बैठ गया, जो कि इसी का भाई हुआ करता था। 1240 में गद्दी पर बैठा बहराम शाह। बहराम शाह गद्दी पर बैठा, लेकिन नया मोड़ तब आया क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं मोहब्बत जिंदा रहती है। तो अल्तुनिया ने दो शर्त रखी। इस अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान के पास दो शर्त रखी, या तो दिल्ली सल्तनत दे दें या वो खुद मुझसे शादी कर लें। अगर रजिया सुल्तान शादी करती है तो भी शासक कौन बनेगा? अल्तुनिया बनेगा। और अगर शादी नहीं भी करती है तो दिल्ली सल्तनत पर शासन किसका बनेगा? तो दो कंडीशन रखा, आगे पहाड़ पीछे खाई वाला सिचुएशन आ गया रजिया सुल्तान के सामने, और इसके सामने दो प्रस्ताव रखा गया कि या तो आप मुझसे विवाह कर लें या फिर दिल्ली सल्तनत, दिल्ली की गद्दी मुझे सौंप दे। अब रजिया फेर में पड़ गई, चिंतन में पड़ गई, और इन्होंने सोचा इधर याकूत खान की तो पहले ही हत्या हो चुकी है, अब इसके पास एकमात्र ऑप्शन यही बचा, और इन्होंने इससे शादी कर ली, यानी अल्तुनिया से इसकी विवाह हो गई। तो क्योंकि रजिया किसी भी कीमत पर दिल्ली की गद्दी देना नहीं चाहती थी और इसने शादी करने का ऑप्शन स्वीकार किया, और जब शादी हो गई तो अब बहराम शाह से दिल्ली लेना था। मतलब इधर जैसे ही शादी हुई तो इधर तो बहराम शाह गद्दी पर बैठ चुका था, तो बहराम शाह से गद्दी लेना था, और इसी के लिए ये पंजाब से वापस दिल्ली की तरफ बढ़ा, क्योंकि दिल्ली वापस चाहिए थी।
तो पंजाब के भटिंडा नामक स्थान से लौटते वक्त इन्होंने अपना एक शिविर लगाया कैथल नामक स्थान पर। हरियाणा के कैथल नामक स्थान पर रजिया और अल्तुनिया वापस आ रहे थे दिल्ली की तरफ पंजाब के भटिंडा से। तो जब इसकी शादी हो गई तो पंजाब से भटिंडा से वापस आ रहे थे और अपना शिविर लगाया कहां पर? कैथल के पास। कैथल जैसा कि हम लोग जानते हैं हरियाणा के पास एक जगह है जिसका नाम है कैथल। तो रात में रुकने के लिए अपनी सेनाओं के साथ इन्होंने कैथल पर एक शिविर लगाया और ये बात की खबर मिल गई इधर बहराम शाह को। तो जब ये जाना बहराम शाह की दिल्ली वापस आ रही है रजिया और साथ आ रहा है अल्तुनिया, तो बहराम शाह के पैरों तले जमीन खिसक गई। तब दल चालीसा के आदमी को इन्होंने भिजवाया और उसकी हत्या करवा दी। यानी दोनों की हत्या हरियाणा के कैथल में ही रात को विश्राम करते वक्त करवा दी गई थी। किसके द्वारा? बहराम शाह के द्वारा। इन्होंने ही दल चालीसा के मेंबर्स को भेजा था और रात में विश्राम कर रहे थे हरियाणा के कैथल में। रजिया सुल्तान और अल्तुनिया, जब दल चालीसा के मंत्रियों ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया और आपने एक बहुत ही प्रसिद्ध गाना सुना होगा, रजिया गुंडों में फंस गई। तो ये यही रजिया है जो गुंडों में फंसती है कैथल नामक स्थान पर और वहीं पर उसकी हत्या हो जाती है। कहां पर? कैथल में। किल्ड बाय मेंबर ऑफ दल चालीसा। तो दल चालीसा के मेंबर के द्वारा रजिया सुल्तान की हत्या कर दी जाती है। रजिया सुल्तान डाइड और यही कारण होता है कि रजिया सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। तो आपने देखा कि कैसे रजिया गुंडों में फंस जाती है और यहीं पर उसकी कैथल में ही हत्या हो जाती है। कब? 1240 ईस्वी में, विवाह के तत्क्षण बाद ही। और चूंकि इसकी मृत्यु कैथल में हुई थी इसलिए इसका टॉम्ब भी कहां बना है? मकबरा भी बनाया गया है कैथल में। हरियाणा के कैथल में ही है दोनों का मकबरा। फाइनली अगला शासक तो बन गया बहराम शाह और इसके बाद अगला ही पॉइंट दीजिएगा, बहराम शाह जो दिल्ली की गद्दी पर शासन करता है कब से कब तक? तो जो अगला पॉइंट लिखेंगे हम लोग, बहराम शाह जो 1240 से लेकर के 1242 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर शासन करता है। जैसे ही सुल्तान बना तो सबसे पहले सोचा कि दल चालीसा की मदद से मैं हत्या करवा सकता हूं, तो ऐसा ही कोई मेरे साथ भी तो कर सकता है। और ही फाउंडेड अ न्यू पोस्ट, और इसके बाद ही इन्होंने एक नए पद की स्थापना की जिसे नायाब ए मुमलकात कहा जाता है। एक न्यू, ही फाउंडेड अ न्यू पोस्ट जिसका कि नाम कहते हैं नायाब ए मुमलकात। नायाब ए तो नायाब ए मुमलकात के नाम से नया पोस्ट स्थापित किया। और इसका मतलब होता है कि दल चालीसा का हेड, मतलब इस दल चालीसा का ही प्रमुख, हेड ऑफ दल चालीसा, मतलब दल चालीसा का प्रमुख नायाब ए मुमलकात कहलाता है।
और इस दल चालीसा का प्रमुख बनाया गया एक सबसे ही विश्वास पात्र बहराम शाह का, जिसका नाम हुआ करता था एतगीन। तो एतगीन को दल चालीसा का प्रमुख बनाया गया क्योंकि उस वक्त ये ही सबसे विश्वास पात्र था बहराम शाह का। और 1241 में फर्स्ट अटैक ऑन दिल्ली ऑफ मंगोलॉइड्स हुआ था। इंपॉर्टेंट है, याद रखने के लिए लिख लीजिएगा। तो 1241 में ही हुआ था फर्स्ट अटैक ऑफ मंगोलॉइड्स ऑन दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत पर पहला मंगोलों का आक्रमण 1241 ईस्वी में बहराम शाह के शासनकाल में हुआ था। इसके बाद केवल 2 साल तक शासन कर पाए थे बहराम शाह। उसके बाद उसकी हत्या इसी के भतीजे ने कर दिया और अगला शासक बना था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखिएगा, मसूद शाह। मसूद शाह जिन्होंने 1242 से लेकर के 1246 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। 1242 से लेकर के 1246 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करता है मसूद शाह। और इसके बाद 4 साल के बाद फिर बनता है नसरुद्दीन महमूद, जो कि 1246 से लेकर के 1265 तक अगला शासन करता है। नसीरुद्दीन महमूद 1246 से लेकर के 1265 ईस्वी तक शासन करता है। और इल्तुतमिश का ही एक गुलाम हुआ करता था, जिसका कि नाम था बलबन अगला। क्योंकि इन सब शासनकाल में कोई भी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटित नहीं होती है, इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इसके बारे में बहुत कुछ हम लोग जानकारियां नहीं इकट्ठा करेंगे। बस ये याद रखिएगा कि बहराम शाह के बाद अगला शासक बनता है मसूद शाह, और उसके बाद बनता है अगला शासक नसीरुद्दीन महमूद 1246 से लेकर के 1265 ईस्वी तक, यानी कि 1246 टू 1265 राज कर रहा था नसीरुद्दीन महमूद। और इसी का एक गुलाम हुआ करता था इल्तुतमिश के ही शासनकाल में, इसका ही एक बहुत ही खास गुलाम हुआ करता था, जिसका नाम था बलबन, जो कि अब बन चुका था वजीर। बलबन को अब वजीर बना दिया गया था यहां तक आते आते, यानी कि 1265 के शासनकाल तक, जो कि मेंबर ऑफ दल चालीसा था। और यही बलबन, ध्यान से देखिएगा, यही बलबन अब बन गया था वजीर। और इसी का एक और भी नाम था, अल्टरनेट नेम था इसका, उलूग खान। उलूग खान इंपॉर्टेंट। तो बहुत ही चालाक था बलबन, क्योंकि नसीरुद्दीन महमूद का जो शासनकाल था, इस वक्त ये वजीर बन चुका था और नाम का शासक था नसीरुद्दीन महमूद। सारा राजपाट ही कौन चलाया करता था? बलबन चलाया करता था। और इन्होंने 20 साल तक वजीर बनकर, यानी गुलाम बनकर शासन किया और 20 साल राजा बनकर शासन किया। यानी कि हम लोग जो नसीरुद्दीन महमूद के बारे में पढ़े 1246 से 1265 तक, इसमें ही ये उलूग खान या बलबन यही सब कुछ चलाया करता था राजपाट, और नाम का शासक हुआ करता था नसीरुद्दीन महमूद। यानी 20 साल तक गुलाम बनकर शासन किया और इसके अगले 20 साल तक इन्होंने ही राजा बनकर शासन किया।
तो नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद अगला जो सुल्तान बना उसका नाम है गियासुद्दीन बलबन। तो अगला जो सुल्तान बनता है, हेडलाइन दीजिएगा, बलबन या गियासुद्दीन मोहम्मद बलबन के नाम से अगला सुल्तान बनता है। और यहां तक के वंश को इलवारी वंश कहते हैं। इलवारी यानी इल्तुतमिश का वंशज। और इसके बाद अगला जो शासनकाल शुरू होता है 1265 से लेकर के 1287 ईस्वी का शासनकाल, ये कहलाता है गियासुद्दीन मोहम्मद बलबन का शासनकाल। पूरा नाम लिख लीजिएगा, गियासुद्दीन मोहम्मद बलबन, सॉरी बलबन। तो अगला हेडलाइन दीजिएगा, गियासुद्दीन मोहम्मद बलबन जिन्होंने 1265 से लेकर के 1287 ईस्वी तक शासन किया और सुल्तान बनते ही सबसे पहले जो दल चालीसा सिस्टम था इसका अंत करवाया। दल चालीसा का शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था, शुरू किया गया था, और अंत बलबन के द्वारा किया गया, उलूग खान के द्वारा किया गया था। तो अगला पॉइंट हम लोग इसके बाद के क्लास में यानी अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे उलूग खान के बारे में, जो कि बहुत ही मजेदार शासक होने जा रहा है दिल्ली सल्तनत का। चलिए जी, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।